गुड मॉर्निंग क्लास 11th। ये नेक्स्ट वीडियो है आपका ये पाइथन फंडामेंटल का। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को ये बताया जाएगा, जो प्रोग्राम मैंने पहले बताया था वो मैंने प्रोग्राम तो बता दिया था, लेकिन प्रोग्राम्स में कुछ ऐसे जो प्रोग्राम के जो प्रोग्राम में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनके कुछ स्पेसिफिक नेम्स होते हैं। तो उन स्पेसिफिक नेम को भी डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं, उनकी जानकारी भी ज़रूरी होती है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी इनको जानना ज़रूरी है कि इसमें जो भी चीज़ें हम डिफाइन करते हैं उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या नाम दिया गया है। ठीक है, एक प्रोग्राम जैसे आप लोगों ने दो नंबर ऐड करने का प्रोग्राम आपको बताया था, रन कर आगे भी दिखाया था, तो उसमें 2 नंबर ऐड हो रहा है, उसमें कई सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उन चीज़ों का क्या नाम है, किस तरह से है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एरोज आपकी बहुत सारी लगी हुई हैं, थोड़ा सा का देखने में कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन वो मैं सारी चीज़ें बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, कोई भी प्रोग्राम जो होता है उसमें का जो चाहे वो उसमें चाहे एक वर्ड लिखा हो, चाहे कॉमा लगा हो, चाहे कोई भी चीज़ लिखी हो, वो सबको एक कैटेगरी में रखा जाता है जिसको बोलते हैं टोकन्स। टोकन का मतलब क्या होता है? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज अ टोकन। किसी भी प्रोग्राम के अंदर छोटे से छोटी बड़ी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़ जो होती है, ये सब टोकन्स होते हैं। इन सबको टोकन कहा जाता है। मतलब सबसे जैसे किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट एटम होती है, उसी तरह से किसी भी प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट, किसी भी पाइथन प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट, कोई भी पार्ट ले लो, चाहे तुम एक प्लस का साइन लगा हुआ है, चाहे डिवाइड का साइन लिखा हुआ, कहीं पर प्रिंट लिखा हुआ है, कहीं पर 15 लिखा हुआ है, ये सब जो होते हैं ये टोकन होते हैं। सबको एक कैटेगरी में रखा गया है, इनको बोलते हैं टोकन्स। ठीक है, इसकी फॉर्मूला उसका जो होता है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज अ टोकन और अ लेक्सिकल यूनिट। इंडिविजुअल वर्ड्स एंड पंक्चुएटर मार्क्स आर कॉल्ड टोकन्स और लेक्सिकल यूनिट और लेक्सिकल एलिमेंट। जितने भी आपके वर्ड होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, कॉमा होता है, डबल कोट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें एक कैटेगरी में रखा जाता है जिसको बोलते हैं टोकन। ये सारे के सारे टोकन्स हैं, लेकिन इनकी अपनी अलग कैटेगरी है, इन सबकी अपनी अलग अलग कैटेगरी होती है। इसमें 5 टाइप के आपके यहाँ लिखे हुए हैं: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर और पंक्चुएटर्स। ये सारी जो प्रोग्राम के अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इनमें से किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम है, तो उसमें जो एडिशन वाला जो प्लस का साइन है वो आपका ऑपरेटर होता है। जो ए बी और सी जो हमने माने थे, जो वो हमारे होते हैं आइडेंटिफायर्स, वो आइडेंटिफाई करना है। उसमें जब हम करते थे प्रिंट का यूज़ करते थे, तो प्रिंट जो होता है वो हमारे कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो हर प्रोग्राम की में जो छोटे से छोटा पार्ट हो, बड़े से बड़ा पार्ट हो, कोई वैल्यू हो, कॉमा हो, साइन हो, नेम हो, कुछ भी जो है ये सब टोकन्स के अंडर में आते हैं, सबको कहा जाता है टोकन्स। ये सारे के सारे टोकन्स हैं, लेकिन इनकी अपनी अलग कैटेगरी है। यहाँ पर 5 टाइप के टोकन्स होते हैं और इनकी भी इनके अंदर भी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज होती है। आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे तो उसके बारे में एक एक चीज़ को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे कि इनके भी अपने सब पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब ऐसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको कीवर्ड, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिफाइन होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। मैंने आपको अभी सी लैंग्वेज बताई थी, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम दिखाया था, C++ का दिखाया था, पाइथन का भी। जो आउटपुट के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में वो प्रिंटफ होता है, C++ में वो सी आउट होता है और पाइथन में वो प्रिंट होता है। तो ये प्रिंट जो हो गया, प्रिंट जो वर्ड है, इसको हम एज अ वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते। मैंने आपको पहले बताया था कि हम यहाँ पर सम हमने यूज़ किया था, सम इज इक्वल टू A+B। तो सम जो है एक वेरिएबल है, सम कीवर्ड नहीं है। लेकिन अगर हम किसी वर्ड को कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन होते हैं, उनको एज अ वेरिएबल हम नहीं ले सकते, उसका हम वेरिएबल एज अ यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम उनको यूज़ करेंगे तो वो प्रोग्राम रॉन्ग होने लगेगा, उसको हम एज अ वेरिएबल कभी भी ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम उन वर्ड्स को नहीं ले सकते। तो उसमें बहुत सारे आते हैं, वाइल होता है, इन होता है, फॉर होता है, विद होता है, इफ़ होता है, इम्पोर्ट है, ट्राई है, एज है, डेफ है, कंटिन्यू है, एंड भी एक कीवर्ड होता है। प्रिंट तो होता ही होता है। तो अभी तक आप लोगों ने सिर्फ एक कीवर्ड देखा है, प्रिंट देखा है, और इनपुट वो जो 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम था उसमें था ना कि इंट इनपुट। तो इंट जो है ये भी आपका वो कीवर्ड ही है। ऐसे वर्ड जो रिजर्व्ड हैं, अ कीवर्ड इज अ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनकी अपनी स्पेशल मीनिंग है और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए रिजर्व्ड हैं, उनको हम एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, वो होते हैं हमारे कीवर्ड। हम नहीं लिख सकते प्रिंट इज इक्वल टू 10, प्रिंट इज इक्वल टू 10 लिखेंगे वो तुरंत एरर देने लगेगा, क्योंकि प्रिंट कोई वेरिएबल नहीं है। और किसी वर्ड को हम वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, नेम है, एज है, इनको हम एज अ वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कीवर्ड्स नहीं होते। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेशल मीनिंग होती है।
ठीक है, फॉर है, इन है, रेंज है, ये सब हमारे कीवर्ड हैं जो आप आगे चल के पढ़ोगे, और बहुत सारे हैं यूज़ कर धीरे धीरे यूज़ होते हैं। वाइल भी एक कीवर्ड है। ऐसे कीवर्ड जिनकी अपनी स्पेशल मीनिंग है, ऐसे वर्ड्स जिनकी अपनी स्पेशल मीनिंग होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, उनको बोलते हैं कीवर्ड्स। अभी फिलहाल जो आपने कीवर्ड्स पढ़े हैं उसमें आपने दो पढ़े हैं, एक प्रिंट पढ़ा है, एक इनपुट पढ़ा है। इनपुट भी एक कीवर्ड है और प्रिंट भी एक कीवर्ड है। इसको हम एज अ वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आइडेंटिफायर जैसे वेरिएबल को नेम देते हैं हम लोग, नेम इज इक्वल टू आर्या, एज इज इक्वल टू 15, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, तो ये जो आर्या है 15 है और 710 है, ये अलग है। जो नेम, एज और कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये आइडेंटिफायर है, ये एक वेरिएबल है जिनके अंदर एक वैल्यू असाइन की गई है। भाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी मैंने लिखवाया था आप लोगों को प्रोग्राम में, तो वहाँ पर सी एक आइडेंटिफायर है जो ए और बी के, यहाँ पर मतलब वेरिएबल समझ लो कि एक तरह का वेरिएबल है जिसके अंदर कोई वैल्यू हमने स्टोर, कभी हम वैल्यू स्टोर करते भी हैं, कभी कभी वैल्यू स्टोर नहीं भी करते, कभी कभी हम उसे सिर्फ वैल्यू स्टोर कराने के लिए यूज़ करते, कभी कभी हमको ज़रूरत के हिसाब से वैल्यू स्टोर करनी भी पड़ती है। जहाँ पर देखो नेम नाम का एक आइडेंटिफायर, जिसके अंदर आर्या जो है एक नेम स्टोर है, एज में 15 स्टोर है, कंट्रीब्यूशन में 710.75 स्टोर है। तो यहाँ पर नेम, एज और कंट्रीब्यूशन जो है ये आइडेंटिफायर है, मतलब ये वेरिएबल है। नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो ये वेरिएबल है। लिटरल्स क्या क्या होते हैं? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लिटरल्स। लिटरल्स का मतलब समझ लो उनकी वैल्यू, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसके भी वैल्यू के भी अपने टाइप होते हैं। मैथमेटिक्स में तो हम लोग कैसे भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको टाइप डिफाइन करना पड़ता है। अगर हमको पॉइंट वाली वैल्यू लेनी है, अगर हमको पॉइंट वाली वैल्यू डालनी है, तो यहाँ पर पॉइंट के लिए होता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब अगर हमको उसको फ्लोट डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हम कीवर्ड की से यहाँ पर क्या है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 10.75, तो ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है, इसको लिटरल्स कहते हैं। जो वैल्यूज़ होती हैं उनको लिटरल्स कहते हैं। कई टाइप की होती है, नॉर्मली इंटीजर होती है, इंटीजर तो आप लोग जानते हो, मैथ में पढ़ा होगा। जो डेसिमल नंबर होते हैं उसको यहाँ पर फ्लोट कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ या फ्लोट कहते हैं। और जो हमारे नेम्स होते हैं उनको यहाँ पर स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है आर्या, आर्या जो है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग इन लिटरल है। अगर डबल कोट्स के अंदर डिफाइन है, इससे पता चलता है ये एक स्ट्रिंग है, इस पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होगी। जो इंटीजर वैल्यू 15 है उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म हो सकती है। जो आपकी 710 है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, वो उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म हो सकती है। फ्रैक्शन के लिए यहाँ पर कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन डेसिमल नंबर के लिए और होल नंबर के लिए, जो होल नंबर में इंटीजर के लिए, होल नंबर की बात नहीं करेंगे, इंटीजर हमारे नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर के लिए यहाँ पर इंट का यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा था दो नंबर ऐड करने वाला प्रोग्राम में हमने कहा था इंट इनपुट। इंट इनपुट मतलब वहाँ हम जो इनपुट देंगे वो इंटीजर वैल्यू होगी, वो एक वो डेसिमल वैल्यू वहाँ हम इनपुट नहीं कर सकते। डेसिमल वैल्यू इनपुट करेंगे तो प्रोग्राम रॉन्ग देने लगेगा, तो वहाँ इंटीजर वैल्यू को ही वो एक्सेप्ट करेगा। इंटीजर वैल्यू मतलब होल नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। इंटीजर वैल्यू में तो सारे आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटीजर में, यहाँ के मैथमेटिक्स में भी इंटीजर में डेसिमल नंबर्स नहीं आते। तो डेसिमल नंबर के लिए यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होती है। यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर जो वैल्यू डाली गई है, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। कहीं कहीं पर कीबोर्ड से हमको वैल्यू फ्लोट में भी डिक्लेयर करनी पड़ती है। भाई फ्लोट में भी हमको वैल्यू चाहिए होती है। अगर मान लो हमको एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ सर्किल, तो वहाँ पर भाई एरिया के लिए हमको रेडियस चाहिए। रेडियस हमारी होल नंबर भी हो सकती है, पॉइंट भी हो सकती है, तो कई वहाँ पर हमको उसको इंट की जगह पे हम वहाँ फ्लोट यूज़ करेंगे, फ्लोट इनपुट इंटर रेडियस। इस तरह से आगे प्रोग्राम आएगा तो वहाँ आप कहीं कहीं पे फ्लोट कीवर्ड देखोगे। तो ये फ्लोट कीवर्ड जो होता है ये डेसिमल वैल्यूज़ को देता है। अगर हम उसमें 10 इनपुट करेंगे तो वो 10.0 ही एक्सेप्ट करेगा, वो अपने आप से 0.0 लगा लेगा। अगर हम होल नंबर डालेंगे भी उसके अंदर तो भी वो अपने आप से उसमें डेसिमल लगा लेगा। तो यहाँ डेसिमल नंबर्स को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ कहते हैं। होल नंबर जो होते हैं, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उनको इंटीजर्स कहते हैं। और जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो जो डबल कोट्स के अंदर लिखे हुए हैं, वो हमारे होते हैं स्ट्रिंग। अगर हमने कोई चीज़ को नहीं डिफाइन की, हमने उसको क्या है इंट नहीं लगाया, फ्लोट नहीं लगाया, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग ही होता है। अगर हमने लिख दिया ए इज इक्वल टू इनपुट इंटर अ नंबर, तो वो इंटर अ नंबर, आप नंबर डालोगे लेकिन वो नंबर को वो एज अ स्ट्रिंग लेगा। अगर हम स्ट्रिंग में नंबर भी कर सकते हैं, अगर हम कोई नंबर है उसको हम सिर्फ डिस्प्ले कराना है, कैलकुलेशन नहीं करानी है, उसको हम अगर ऐसे हमने नंबर क्या है ऐसे कर दिया, तो ये नंबर इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये हो जाएगी आपकी स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग हो जाएगी। यहाँ पर ये स्ट्रिंग हो जाएगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो वो इंटीजर है, ठीक है, और लिखा हुआ है ऐसे तो वो फ्लोटिंग है। सेम चीज है 1 2 3, अगर डबल कोट्स के अंदर है तो स्ट्रिंग, अगर 1 2 3 हमारा इंडिपेंडेंट है, पूरा कोई कोट्स नहीं लगा है, तो वो इंटीजर वैल्यू। अगर 1 2 3 में 0.0 लग गया तो वो
फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने इसको एक ही चीज़ से डिफाइन कर दिया कि अगर 1 2 3 डबल कोट्स के अंदर का मतलब वो स्ट्रिंग है, मतलब वो एज अ कैरेक्टर उसे ट्रीट करेगा। अगेन अगर वही 1 2 3 नॉर्मली लिखा हुआ है तो वो इंटीजर वैल्यू मानी जाएगी, और अगर वही 1 2 3.0 लगा है तो वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगी। तो यहाँ देखो एरोज यहाँ बहुत सारी लग गई हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ नेम, एज और कंट्रीब्यूशन जो है वो आइडेंटिफायर है, उसके अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, यहाँ आर्या जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग वैल्यू है, जो आपका 15 है वो आपकी इंटीजर वैल्यू है, जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। तो ये अलग अलग तरह के लिटरल्स होते हैं जिनको आप वैल्यूज़ कह सकते हो कि कुछ वैल्यूज़ होती हैं इस तरह की। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इस प्रोग्राम में कोई ऑपरेटर नहीं यूज़ हुआ है, ठीक है, लेकिन ऑपरेटर्स होते क्या है? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब ऑपरेटर्स होते हैं। इनको अभी फिर से एक बार और बता देंगे इसको रब करने के बाद। इनकी अपनी कुछ वैल्यूज़ होती है। प्लस और माइनस तो जैसे आपका मैथ में होता है वैसे कंप्यूटर में भी होता है, लेकिन डिवाइड और ये जो बाकी के साइन आप दिख रहे हैं इनकी मीनिंग यहाँ पर अलग है। माइनस के बाद के जो साइन आपके हैं उनकी मीनिंग यहाँ पर अलग है। इसको अभी जब पंक्चुएटर बताने के बाद हम ऑपरेटर को एक बार फिर से बता देंगे। तो ये जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ऑपरेटर के भी अपने कई सारे टाइप होते हैं, जो ऑपरेटर को अलग से बताएंगे तो उनके टाइप्स बताएंगे। अभी ये जान लो कि ये प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारे हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। इनके थ्रू हम कैलकुलेशन या और इस तरह की प्रोग्रामिंग में इनका यूज़ करते हैं। जैसे C=A+B लिखा हुआ है तो यहाँ जो प्लस है वो आपका ऑपरेटर है, और जो इक्वल टू है वो भी ऑपरेटर है, उसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ इक्वल का साइन जो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल के साइन यहाँ पर ऑपरेटर हैं लेकिन ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इस वाले प्रोग्राम में भी इक्वल के साइन लगे हुए हैं, ये भी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। इनको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर की भी अपनी अलग अलग कैटेगरी होती है। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं? ये कॉमा हो गया, कोलन हो गया, ये जो ब्रैकेट हो गए, ये सब जो लगे हुए हैं इनको बोलते हैं पंक्चुएटर्स। इनको यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पंक्चुएटर्स बोला जाता है। तो हर प्रोग्राम के अंदर जो भी छोटी से छोटी चीज़ यूज़ हो रही है, पॉइंट, डेसिमल, कुछ भी लगा हुआ है, ये सब, और ये जितने मैंने आपको बताए हैं ये सारे आते हैं आपकी टोकेंस की कैटेगरी में। इन सबको बोला जाता है टोकेंस। हर, चाहे वो एक कॉमा हो, चाहे वो सिंगल कोट्स हो, चाहे वो वैल्यू हो, सब कुछ टोकेंस है, लेकिन सबकी कैटेगरी अलग अलग है। कुछ कीवर्ड होंगे उसमें, कुछ आइडेंटिफायर होंगे, कुछ लिटरल्स होंगे, कुछ ऑपरेटर्स होंगे, कुछ पंक्चुएटर्स होंगे। सबकी कैटेगरी अलग अलग तरीके से डिफाइन हो जाती है। इसको पूछा नहीं जाता है लेकिन ये आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो सबको पता होना चाहिए कि हम प्रिंट जो वर्ड है, प्रिंट कीवर्ड है, इसको हम एज अ वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते। हम नहीं लिख सकते प्रिंट =10। प्रिंट =10 अगर हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे, एज अ वेरिएबल लेंगे तो वो गलत देने लगेगा, ठीक है। कॉमा और सेमीकोलन की अपनी वैल्यू होती है, अगर उसको हम हर जगह नहीं लगा सकते। हमको उसकी वो यूज़ करते करते समझ में आएगा कहाँ पे कॉमा लगेगा, कहाँ पे सेमीकोलन लगेगा, कहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, कहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगेगा, कहाँ पर स्पेस तक की यहाँ पर वैल्यू है। स्पेस भी यहाँ पर मायने रखता है। स्पेस भी अपने आप में, मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ स्पेस भी अगर गलत लगा है तो भी आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। जब मैं और प्रोग्राम आपको बताऊंगा तो उसमें मैं आपको उसको स्पेस हटाकर और स्पेस लगाकर दोनों तरीके से बताऊंगा। उससे आपको समझ में आएगा कि स्पेस का भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। स्पेस को भी यहाँ पर एक वैल्यू समझा जाता है एक तरीके से। देखो यहाँ पर कुछ ये थोड़े से मैं पहले आपको बता देता हूँ। जब ऑपरेटर्स पे जाएंगे तो उसको यहाँ पहले एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ऑपरेटर्स को हम थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी जो हैं सारे आपके कीवर्ड आइडेंटिफायर, इनको अलग से फिर से एक बार बताएंगे। अभी तो हमने एक साथ सबको समराइज़ करके बता दिया, लेकिन इनको अलग से भी बताएंगे वीडियोज़ के थ्रू ही। लेकिन अभी आप थोड़ा ऑपरेटर्स जान लो, क्योंकि ऑपरेटर्स आप लोग यूज़ करते हो। एडिशन के लिए हम लोग 2 नंबर ऐड करना हो जैसे मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, वैसे यहाँ पर भी यूज़ करते हैं। सेम कोई चीज़ है, 2 + 3 यहाँ पर लिखेंगे तो 5 है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही है, 2 इस तरह के यहाँ पर बना है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन की कहानी है, मैथमेटिक्स में हम यहाँ मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई का साइन, मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। लेकिन कीबोर्ड में ये मल्टीप्लाई का साइन जो होता है ये x होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं यूज करते। अगर आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई के लिए कंप्यूटर में एस्टेरिस्क, ये एस्टेरिस्क का साइन होता है, वो होता है मल्टीप्लिकेशन। 2 नंबर के बीच में अगर एस्टेरिस्क लगा है तो मतलब वो वैल्यू मल्टीप्लाई है। जब हमको नंबर को डिवाइड करना होता है, ठीक है, नॉर्मली मैथमेटिक्स में हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो डिवीजन का साइन का आपने कभी भी कीबोर्ड में नहीं देखा होगा, कहीं भी कीबोर्ड में डिवीजन का साइन होता ही नहीं है। यहाँ डिवीजन का साइन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ये स्लैश का यूज है। ये वाला जो स्लैश का साइन होता है ये हमें कोशेंट देता है। यहाँ डिवीजन 2 तरीके से, कोशेंट लाना हो तो अलग है और रिमाइंडर लाना हो तो अलग है। अगर हमको कोशेंट फाइंड आउट करना है, अगर हमको 2 नंबर को डिवाइड करना है, कोशेंट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमको डिवीजन का यूज करना होगा। और एक और डिवीजन, एक फ्लोर डिवीजन भी होता है,
वो जब हम फिर से आपको बताएंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो उसको फ्लोर डिवीजन बताएंगे। फ्लोर डिवीजन क्या होता है, उसमें 2 स्लैश करते हैं फ्लोर डिवीजन में। नॉर्मल डिवीजन के लिए हम लोग स्लैश का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमको कोशेंट ऐसे डिवाइड करेंगे तो कोशेंट मिलेगा हमको, ठीक है। 6 को डिवाइड करेंगे 2 से 3 मिलेगा, रिमाइंडर नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर हमको रिमाइंडर चाहिए होता है, ये परसेंट में जो साइन होता है, परसेंट में जो साइन होता है, यहाँ पर ये परसेंट नहीं, इसको बोलते हैं मॉडुलस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में परसेंट के साइन को बोलते हैं मॉडुलस। तो ये मॉडुलस का साइन हमें रिमाइंडर देता है। अगर 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, आंसर आएगा 1। अगर दो नंबर के बीच में परसेंट का साइन लगा हुआ है पाइथन में, सी में, C++ में, तो आंसर जो रिमाइंडर इन दोनों नंबर्स के डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर आएगा ये रिमाइंडर वाली वैल्यू है। तो कहीं कहीं पे इसका यूज होता है। जब इवन नंबर और ऑड नंबर का प्रोग्राम बनाएंगे ना तो वहाँ पर इस रिमाइंडर का यूज होगा। हम कोई इंटीजर वैल्यू इंटर कर रहे हैं, हमको ये बताया कि वो नंबर इवन है या ऑड है। कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होने पे हमको रिमाइंडर 0 देता है तो नंबर इवन होगा, और अगर 0 नहीं देता है तो वो नंबर ऑड होगा। तो इवन ऑड फाइंड आउट करने वाला प्रोग्राम बताएंगे, वहाँ पर इसका यूज़ होगा। तो ये मॉडुलस का बहुत बड़ा यूज़ है। रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए मॉडुलस का यूज़ करते हैं और क्वोशंट फाइंड आउट करने के लिए स्लैश का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो एक आपको एक्सपोनेंशियल करे, इसको बोलते हैं कैरेट। इस साइन को बोलते हैं कैरेट। ये कैरेट साइन का यूज़ क्या होता है, अगर लिखा हुआ है 3 कैरेट 2 तो मतलब इसका है 3 की पावर 2 मींस 3 into 3 मतलब 9। पहली वैल्यू होती है बेस, दूसरी वैल्यू होती है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट एंड पावर आप लोगों को छोटी क्लास से ही पढ़ा होगा, 6 7 से ही, 7th 8th से ही। तो उसमें क्या होता है, पहले जो नंबर होता है वो जिसके ऊपर पावर लगती है वो नंबर होता है बेस, और जो पावर होती है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो ये कैरेट का साइन होता है, पावर के लिए यूज़ करते हैं। एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई का भी यूज़ कर सकते हैं भाई, अगर हमको आर स्क्वायर करना है तो r इंटू आर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी ज़रूरत पड़ती है कहीं कहीं पे, तो इसलिए इसको बता रहे हैं। कैरेट का जो इसको कैरेट बोलते हैं, तो कैरेट का साइन जो होता है वो एक्सपोनेंशियल के लिए यूज़ करते हैं। मतलब अगर किसी वैल्यू के ऊपर हमको पावर देनी है तो उसकी जगह पे हम लोग ये लगाएंगे। अगर लिखा हुआ 3 कैरेट 2 तो मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 आएगी वैल्यू। तो ऐसे और भी होते हैं, ये तो कुछ जनरल टाइप के हैं जो आप लोग नॉर्मली यूज़ करोगे प्रोग्राम्स में, लेकिन और भी टाइप के इसमें होते हैं जो आपको आगे चल के यूज़ करने हैं। जैसे जैसे प्रोग्रामिंग और बढ़ेगी, इसमें देखो यहाँ पे थ्योरी बहुत थोड़ी सी होगी, जो मैं नोट्स भी दूंगा उसमें थ्योरी आपको बहुत कम मिलेगी। या तो प्रोग्राम बनाने के बाद प्रोग्राम होंगे, या फिर प्रोग्राम में एरर फाइंड आउट करना होगा, या फिर प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करने होंगे। इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी व्योरी नहीं आती है। ये सब नहीं पूछा जाएगा कि आइडेंटिफायर क्या होता है, टोकन क्या होता है, थोड़ा बहुत भले पूछ लिया जाए, बाकी ये सब जानने के लिए जो है, बाकी इनका कोई एग्जाम से कोई खास लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप इन ABCD नहीं जानोगे तो बाकी की चीज़ें आप कैसे पढ़ोगे। तो ये सिर्फ ABCD है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। किसको आइडेंटिफायर कहते हैं, किसको ऑपरेटर कहते हैं, किसको कीवर्ड्स कहते हैं, ये सिर्फ जानकारी की ज़रूरत है। बाकी ये एग्ज़ाम का पार्ट नहीं, इससे क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे। क्वेश्चन आंसर्स में आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग ही मिलेगी, और 40 मार्क्स की तो प्रोग्रामिंग ही आती है। 70 मार्क्स के पेपर में 40 मार्क्स की प्रोग्रामिंग होती है। 10 मार्क्स का आपका नेटवर्किंग वाला पार्ट होता है, 20 मार्क्स का डेटाबेस होता है, और 40 मार्क्स का आपका होता है प्रोग्रामिंग। मतलब पाइथन वाले चैप्टर हैं वो टोटल 40 मार्क्स कवर करेंगे आपके कोई भी एग्ज़ाम में, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो और चाहे यहाँ का इंटरनल एग्ज़ाम हो, क्लास 11th का एग्ज़ाम हो। तो इसलिए पाइथन को तो अवॉइड करके काम नहीं चलेगा। पाइथन को आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है। अगर आप स्टार्टिंग से ध्यान दोगे तो आगे दिक्कत नहीं करेगा। 12th में ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। 12th में ये इसको आप हल्के में, बिल्कुल जैसे आपने 9th में 10th में कंप्यूटर पढ़ी है तो 9 10 की कंप्यूटर बहुत ईजी है, लेकिन 11th की कंप्यूटर फिजिक्स के जितने डिफिकल्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो इसे बिल्कुल हल्के में मत लें। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए टाइम निकालते हो तो कंप्यूटर के लिए भी आप डेली आधा घंटा निकालो। कम से कम प्रोग्रामिंग वाला पार्ट तो आप जरूर डेली थोड़ा थोड़ा सा देखो, अपने से प्रोग्राम बनाओ, रन करा के देखो। डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, वरना ये सोचो कि रट्टा मार लेंगे तो इसमें रट्टा नहीं मार सकते। इसमें भी प्रोग्रामिंग, वहाँ पर प्रोग्राम उन्होंने चेंज कर दिया तो वहाँ पर आप अपने दिमाग से ही प्रोग्राम बना पाओगे जब आपको चीज़ें आती रही होंगी। तो थोड़ा सा टाइम आप लोग इस चीज़ के लिए निकालें, इसको हैबिट में लाना होगा आपको, तब जाकर ये प्रोग्रामिंग आपको समझ में आएगी। ये डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी डिफ़िकल्ट तो है क्योंकि ये आपकी हैबिट में नहीं है, इसलिए ये थोड़ी डिफ़िकल्ट तो, इसमें चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ साथ वो धीरे धीरे चीज़ें पुरानी हो जाएंगी, समझ में आने लगेंगे। तो अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है। आप डेली आधा घंटा भी, स्कूल चलता है तो फिर टाइमिंग भी कम हो जाती है, लेकिन अभी डेली आधा घंटे भी अगर आप वीडियो देखो, उसके बाद थोड़ा सा आप प्रोग्रामिंग पे फोकस करोगे तो धीरे धीरे ये प्रोग्रामिंग वाला पार्ट समझ में आएगा। डेटाबेस वाला पार्ट ईजी है, वो इससे कहीं ईजी है,
उसको बाद में ज़रूर कराएंगे, लेकिन वो ईजी है क्योंकि उसको रन कराने के लिए मेरे पास ऐप नहीं है जिसके थ्रू हम डेटाबेस आपको रन करा के दिखा सकें। उसको स्कूल में ही कराया जा सकता है। इसके तो ये तो ऐप के थ्रू भी काम चल सकता है, चल ही रहा है। इसमें समझना ज़्यादा है, उसमें समझने के साथ साथ उसको रन कराना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसमें रन कराने में दिक्कतें आती हैं, उसको ऐप इसमें रन कराने में दिक्कत नहीं है। आपको अगर प्रोग्राम लिखना आता है तो रन कराने में 2 मिनट लगेगा। तो ये बात इसीलिए वैसे नॉर्मली क्या था कि मैंने जब इससे पहले जब 11th पढ़ाया था तो पहले मैंने नेटवर्किंग वाले पार्ट पढ़ाए, इजी वाले चैप्टर पढ़ाए, मैथमेटिक्स जिसमें यूज़ हो रही थी, जैसे बुलियन अलजेब्रा हुई, नंबर सिस्टम हुआ, वो सब पढ़ाया। उसके बाद पढ़ाया डेटाबेस, और डेटाबेस पढ़ाने के बाद लास्ट में पाइथन पे आया, क्योंकि वहाँ पर स्कूल सब कुछ नॉर्मल क्लास में चलना था। डेटाबेस ईजी होता है इससे, लेकिन अभी यहाँ हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप डेटाबेस पढ़ सकते हैं। हालांकि इसका डेटाबेस से कोई खास लेना देना नहीं है, वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, और वो इससे इजी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन ये इजी नहीं है, ये डिफ़िकल्ट है। अभी स्टार्टिंग के 2 चैप्टर तो इसमें थोड़े इजी भी हैं, बाद के चैप्टर तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग हैबिट में डालें, कुछ प्रोग्राम्स जो मैं आपको दूंगा उससे आप बनाएं, रन कराएं। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज कर दें, उसको फिर से मैं क्लास में समझा दूंगा। अगर आप लोगों के पास फ़ोन करने का टाइम नहीं है तो आप सिर्फ मैसेज कर दें कि ये वाला प्रोग्राम नहीं समझ में आया, चाहे वॉइस मैसेज कर दें, चाहे रिटर्न मैसेज कर, टेक्स्ट मैसेज कर दें, तो वो प्रोग्राम मैं क्लास में रन कर यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख के उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। लेकिन डेली थोड़ा सा टाइम निकालें आप कंप्यूटर के लिए, वरना ये 9th 10th की कंप्यूटर की तरह नहीं है, ये आपको आगे चल के दिक्कत करेगी।